हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुन प्रिंस को अपनी स्टोरी बता रहा होता है और वो कहता है, मेरे पिता इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उसे बिना पानी और भोजन के रहने दिया। चाहे उसका व्यवहार कितना भी अलग क्यों ना हो, पर फिर भी वे था तो एक इंसान ही ना। और कुन अपने हाथ में खाना, पानी और दवाई लेकर आते हुए कहता है उसको देखते हुए, क्या वह सो गया है? और फिर अपने हाथ में लाए हुए सामान को देख करके कहता है रखते हुए, क्या इसे यहाँ रखना सही रहेगा? क्या वो इसे देख लेगा? वो बस अपने ही उधेड़-बुन में सोच रहा होता है, तभी उसके तरफ एक हाथ बढ़ता है और झटके से उसकी कैप नीचे गिर जाती है। कौशल गुस्से में आंखें दिखाते हुए उससे कहता है, उसका गला पकड़े हुए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कुन कौशल के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं बस फूड और कंप्रेस लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर के कौशल उसे छोड़ देता है और कुन नीचे गिर के खांसता है अपने गले को पकड़े हुए। फिर वे डर के मारे खड़ा होता है और भागने लगता है बाहर के तरफ। और कौशल उसे भागते हुए देखता है और फिर उसके लाए हुए सामान को देखता है। फिर बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है। कौशल की वजह से कुन के गले में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है और इस वजह से कुन अपने गले को सहला रहा होता है और उसको ऐसा करता है देख जय टेंशन में आके उससे कहता है, मास्टर क्या आपके गले में कुछ परेशानी है? और कुन कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता। और गले को सहलाते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये सच में मेरे द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम है। और तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। वो उसे देख कर कहता है, वो है मिस्टर बैंगचोंग। और पीछे से आवाज़ लाए कहता है, सुनिए। तभी वे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कुन उनको देखकर कहता है, आखिर वे कहाँ जा रहे हैं? और उसका पीछा करते हुए वे कहीं आ जाता है। वे कहता है उस जगह को देख के, आखिर ये कौन सी जगह है? और मिस्टर बैन को ढूंढते हुए कहता है, आखिर वे ऐसे मिस्टीरियस प्लेस में क्या करने आए होंगे? उसके पीछे जे भी आ रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी कुन मिस्टर बैन से टकरा जाता है। उसको अपने सामने देख करके बैठ कहते हैं, क्या तुम सीक्रेटली मेरा पीछा कर रहे थे? और गुस्से में चिल्लाए कहते हैं, कब से? उसके हाथ को जोर से पकड़ लेते हैं। कुन डर जाता है और कहता है, बस मैं। तभी किसी की आहट सुनकर के मिस्टर बैन कहते हैं, मुझे माफ़ करना, पर हमारे पकड़े जाने से पहले तुम लोग भाग जाओ क्विकली। ऐसा कहते हुए कुन को धक्का दे देते हैं और जे उन पर गुस्सा कर रहा होता है और कुन नीचे गिर जाता है। धड़ाम आवाज़ आती है। अपने ऊपर पत्ते लपटे हुए कुन बैठ जाता है दुखी होके और जे उससे कहता है, क्या आपको कहीं पे चोट लगी है? कहाँ पे? कुन मिस्टर बैन की तरफ देखते हुए कहता है सोचते हुए, वो कौन है जिससे कि मिस्टर बैन बातें कर रहे हैं? और मिस्टर बैन के साथ वाला इंसान मिस्टर बैन से कहता है, मुझे लगता है कि हम चलते हुए बात करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। ये बात सुनकर के कुन मिस्टर बैन को आवाज़ लगाते कहता है धीरे से, मास्टर उसका पीछा मत करो, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर बैन उस इंसान से कहता है, मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की पर यह बहुत मुश्किल था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर लोअर लेवल नोबल क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा यह कि गहरी जड़ें जमाए बैठी मान्यता कि लोगों को अपनी स्थिति के आगे झुकाना चाहिए ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि आसानी से मिटाया जा सके। वे इंसान मिस्टर बैन से कहता है, क्या तुमने वह अखबार पढ़ा था जो कि मैंने तुम्हें दिया था, दूर देश से आई खबरें वाली? कि कुछ उत्पीड़ित लोग थे जो कि अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए उठ खड़े हुए और सफल भी हुए। और कहता है, तुम्हें उन्हें ये महसूस कराना होगा कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। फिर कुन कहता है अपने मन में, एक बार मैंने हार मान ली और मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं एक अजीब व्यक्ति हूँ। और वह इंसान बैन से कहता है, और उन्हें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि उन्हें ये अन्याय क्यों स्वीकार करना पड़ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही है और मेरे कानों में फ़र्क पड़ रहा है जुकाम की वजह से और बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो इसे इग्नोर करना है ना। और कुन उनकी बातें सुनता है और उसकी आंखें चमकने लगती है और वह फिर बताता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि कुछ साहसी लोग भी हैं जो खड़े होकर अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये सब बातें सुन कर के कुन की आंखें चमकने लगती है और उसके चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। और वह कहता है, अब फिर से मुझ में एक नई आशा जागी है, एक ऐसी दुनिया की आशा जहाँ पर मेरा प्यार गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लेखक एक नोट देता है,
दूर देश की घटनाओं से मतलब है 1848 की क्रांति का संदर्भ, जिसने यूरोप में राष्ट्र राज्यों के विचारों को फैलाया। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कुन नीचे बैठा होता है और कहता है किसी से चिल्लाते हुए, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। और मिस्टर बेन सीरियस लुक देखते हुए उसे कहता है नहीं, और कहता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो वो तुम पे विश्वास नहीं करते और तुम्हें सजा देते। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो जब यहाँ पे कोई नेसेसरी रीज़न ही नहीं है? प्लीज़ वापस चले जाओ। और कुन कहता है पर आई वुड लाइक टू। और मिस्टर बेन अपने ग्लास को ठीक करते हुए कहता है ठंडी सांस छोड़ते हुए, जब तुम्हें तुम्हारे पिता कोई काम देते हैं तो अक्सर तुम उसमें भी असफल हो जाते हो, तो भला और तुम क्या कर सकते हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुम गवर्नर के बेटे हो और इस वजह से उन लोगों का तुम पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होगा। प्लीज़ अपना विचार त्याग दो। और कुन बस उसको देखता रह जाता है। और बैन कहता है मैं बस यही कहना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम बस यही सोचना कि हम कभी मिले ही नहीं हैं। कुन दुखी होकर उसको देख रहा होता है और कुन अपने होठों को दबाए मन में कहता है मैं इन कलंकों से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताऊँ तो क्या वे मेरी पहचान को समझेंगे और मुझे स्वीकार करेंगे, या फिर वे बस मुझे अजीब समझेंगे? फिर कुन कहता है तो फिर मुझे? और मिस्टर बेन से कहता है यदि मुझे इनफ प्रमोशन मिल जाए तो, और मुझे इनफ पावर मिल जाए, वो भी आप पे डिपेंड हुए बगैर, तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? और मन में कहता है मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा ताकि ये मुझे एक्सेप्ट कर ले, और साथ ही मेरी आइडेंटिटी को भी। मिस्टर बेन थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं और जाते हुए कहते हैं यदि ऐसा हुआ तो मैं इस बारे में फिर से विचार करूँगा। फिर कुन का घर दिखाया जाता है। अंदर कुन टेबल में अपने बुक के ऊपर लेटा होता है अपने सर को रख के, और अपने आप में कह रहा होता है और अपने सर को सहलाते हुए कहता है हालांकि मैंने ऐसा कह तो दिया, पर अकेले पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझे लग रहा था कि मैं पुजारियों से सीख लूँगा, पर यह जगह राजधानी से बहुत दूर है। लेखक ने एक और नोट दिया है, धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरी अक्सर स्कूल और पश्चिमी चिकित्सा क्लिनिक भी खोलते हैं और वे इस बारे में पढ़ाते भी हैं। फिर कुन चुपके से अपने पिता को देख रहा होता है और उसका पिता काफ़ी गुस्से में होता है, हमेशा की ही तरह। और कुन मन में कहता है अगर मैं अपने पिता से कहूँ मुझे पढ़ाने के लिए तो शायद मुझे हमेशा की तरह फिर से डांट पड़ेगी। बाकी के लोग मुझे पढ़ाने से ज़्यादा चिढ़ाना पसंद करते हैं। ओ आखिर मुझे पढ़ाने के लिए अच्छा रेस्पेक्टिव नोबलमैन कहाँ मिल सकता है? तभी वे अपने मन में कुछ सोचता है और कहता है ओह रियली? और परेशान होते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना निराश हो जाऊंगा कि एक ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हो जाऊंगा। और फिर वे अपने हाथ में एक डंडा लिए हुए होता है और मन में कह रहा होता है वैसे कहा जाए तो वे कोई नोबलमैन तो नहीं था, पर फिर भी वह एक ऊंचे पद पर रह चुका था और एक राज्य परिवार का सदस्य भी था। नहीं, कहता है मैं नहीं जानता कि आखिर मुझे उसके अलावा और किस पर निर्भर रहना चाहिए। वे बाहर खड़े गार्ड के पास जाके उससे कहता है मेरे पिता को मत बताना। और गार्ड कहता है जी सर। और फिर गार्ड अपने मन में कहता है भला ये इस लकड़ी का क्या करेंगे। फिर वे अंदर जाता है और फिर वे खाने का सामान और दवाइयों को देखता है और उसे अपने पास रखता है और फिर डंडे की सहायता से उसे कौशल की तरफ बढ़ा देता है, जिसे ऐसा करते देख कौशल गुस्से में कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? ऐसा कहते हुए कौशल उस डंडे को पकड़ लेता है और कुन घबराते हुए मन में कहता है ओह इसने उस लकड़ी को पकड़ लिया है। और हड़बड़ाते हुए उससे कहता है मुझे माफ़ करना, वो बस मैं ये इतना चाहता था कि आप मुझे प्रशासन के बारे में कुछ सिखा सकें। और दुखी होते हुए कहता है मेरे पास और कोई है ही नहीं जो कि मुझे इस बारे में कुछ बता सके। उसकी बातों को कौशल बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, पर वह कुछ कहता नहीं है और उसके हाथ में अभी भी डंडा पकड़े हुए होता है। कुन झुके हुए मन में कह रहा होता है मैंने शायद उसे नाराज़ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर कौशल उस स्टिक के सहारे कुन के फेस को ऊपर उठाता और कहता है डील। और कौशल मन में कहता है वे बिना किसी सवाल पूछे मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया।
और वह कहता है बस ये लेटर ले लो और उसे क्रोमाथा के पास पहुंचा दो। और क्या तुम्हें कुछ रिसीव हुआ? फिर कुन अपने हाथ में लेटर लिए जाते हुए जैसे कहता है तुम घाट पर मेरा इंतज़ार करना। जय कहता है जी सर। और कुन मन में कहता है वे मुझे कोई बुरा व्यक्ति तो नहीं लग रहा था। और यहाँ लेखक हमें क्रोमाथा के बारे में बता रहा होता है। ये एक महान पद है जो विदेशी देशों के साथ समुद्री व्यापार से निपटने, आयात और निर्यात करों को इकट्ठा करने और महत्वपूर्ण पदों पर एकाधिकार करने के लिए जिम्मेदार है। कभी कभी वे एक बंदरगाह शहर के गवर्नर भी होते हैं। और कुन मन में कहता है मैं ऐसा ही सोचता था पर। और क्रोमाथा उस लेटर को देख के कहता है क्या उसने सचमुच तुम्हें ये लेटर दिया मुझे देने के लिए? क्या तुमने इसे पहले भी खोलकर पढ़ा है? और फिर क्रोमाथा उसे कुछ सामान देता है और कहता है ओह ओह क्या तुम इसे उसके पास ले जा सकते हो? और कुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर कुन रास्ते में चलते हुए कहता है, सोचता है मन में यह है ऐसा, ये अवैध है ना? वह उसे खोल के देख लेता है और रास्ते में गार्ड सामान को चेक कर रहे होते हैं। तभी वह किसी से कहता है जल्दी से इसकी जांच करवाओ। और फिर कुन उसको देखकर कहता है मन में अगर वे अधिकारी द्वारा पकड़ा गया तो बहुत ही बुरा होगा। और कहता है घबराते हुए वह आखिर वह मुझसे क्या करवाना चाहता है? और फिर वह कारागार तक पहुंच जाता है। कौशल उससे कहता है ओह मुझे आश्चर्य है कि तुम वापस आ गए। कुन उसके पास बैठा होता है और मन में कहता है उसको देखते हुए उसने मुझको रिश्वतखोरी जैसे अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है। और फिर कौशल उससे कहता है तुम चेक पॉइंट से कैसे गुजर पाए? अगर किसी को पता चल जाता कि राज्यपाल के बेटे को इस नशे की तस्करी करने के लिए रिश्वत दी गई है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या होती। सॉरी फ्रेंड्स, इस स्टोरी में काफ़ी शोर है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।